देखिए, आज हम लोग क्लास 10th मैथ का पहला लेसन कोशिश करेंगे इसमें समझने के लिए। तो पहला जो लेसन है हम लोगों का वास्तविक संख्याओं का है, जिसमें उसमें कुछ पार्ट हैं जो बटे हुए हैं। तो हम लोग को एक तो गुणनखंड जानना है, फिर लौसा मौसा, फिर परिमेय संख्या सिद्ध करना। और ये लेसन हमारा ऐसा है जो कि बोर्ड में कन्फर्म सेक्शन का है, जो कि आता ही आता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड, तो कोई भी संख्या अगर हमको दी हुई है तो उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में जैसे मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 140। तो 140 का जनरली बच्चे गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको इस तरह से गुणनखंड करना है। जैसे सबसे पहले छोटे नंबर से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे दीजिए, मान लीजिए 70 हो गया। फिर 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया आपका 35। फिर 5 से भाग दे दीजिए 7, और फिर 7 से भाग दे दीजिए 1। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया 140 का गुणनखंड। तो इस तरह से किसी भी संख्या का हम गुणनखंड कर सकते हैं, और इसको हम लिख भी सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ प्रश्न हम लोग का इस तरह के भी हो सकते हैं कि अंक दे देगा और उसका कहेगा इसका गुणनखंड कीजिए। तो बहुत सिंपल सवाल है, जो कि पहले भी आप करते थे। तो इस तरह से कोई अंक दिया रहे तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसी गुणनखंड का प्रयोग करके हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जिसको लौसा और मौसा भी कहा जाता है। तो एक संख्या हम 140 ही ले ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 140 ही ले लिया एक, तो 140 जो भी संख्या हम लेंगे इसका गुणनखंड कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका हो गया 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब एक संख्या जो है हम 40 ले रहे हैं, तो 40 का देखिए गुणनखंड होगा 2 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 5 40। ये हो गया गुणनखंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इंटू 5। ये ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड हमने कर लिया। अब लौसा क्या होता है और मौसा क्या होता है, जिसे लौसा को हम एलसीएम कहते हैं। तो लौसा में क्या होता है, देखिए सभी को लेना होता है, लेकिन अगर कोई कॉमन गुणनखंड आ गए हैं तो उनमें हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। तो अब यहां देखिएगा 2 पावर 2 2 पावर 3, यानी कॉमन हो गया ये। इसमें हाईएस्ट क्या है 2 पावर 3, तो 2 का पावर 3। उसका सबको लेना है, तो देखिए 5 है तो इसमें से 5 ले लीजिए, और इंटू देखिए 7 है तो 7 ले लीजिए। तो इसका मान हो जाएगा देखिए 8 पंच 40 और 7 चौक 28, 280। इसका एलसीएम क्या हो गया 280। एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ मतलब मौसा। मौसा का मतलब ये होता है कि पहले आप देखिए गुणनखंड में कॉमन क्या है, और कॉमन में जो मिनिमम पावर है, लोवेस्ट पावर है, कम से कम पावर। देखिए 2 और 2 कॉमन में है, लेकिन कम से कम क्या है 2 पावर 2। तो यहां से होगा 2 पावर 2 यानी 4। तो इस तरह से आप कोई भी अंक दिया रहेगा, 2 अंक दिए रहे, 3 अंक दिए रहे, आप उनका पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के बाद लौसा जब निकालना होगा, सभी गुणनखंडों को लेना है, लेकिन जो कॉमन होंगे उनको हाईएस्ट पावर को लेना है। और मौसम क्या है, कॉमन जो होंगे उनको लेना है, और किसको लेना है लोवेस्ट पावर को लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां एक सूत्र होता है, जो 2 संख्याएं आप लेते हैं, जैसे 140 और 40। तो 140 और 40 का जो गुणनफल होगा, ये जो लौसा और मौसा आपने निकाला है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे देखिए ये 280 आपका आया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 45, 7 चौक 28 2, और ये हो गया 2, 14 चौक 56, 28 दूनी 56। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मौसा इसका 2 पावर 2, 2 का पावर 3, 5 इंटू 7। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, मौसा निकालने में 5 भी कॉमन में है, यहाँ 5 भी लिया जाएगा। तो 2 दूनी 4 5 20, 20 इसका क्या होगा मौसा होगा। और अब यहाँ देखिए 280 हो गया, ये 280 ये, और गुणे क्या हो गया 20। अब देखिए यहाँ 14 चौके 56 हो गया 0 0। यहाँ पे देखिए 28 दूनी 56 0 0, दोनों का क्या होगा बराबर। फिर से देखिए 140 और 40 का हमको अगर लौसा और मौसा निकालना है, गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद लौसा में देखिए हमको सभी गुणनखंडों को लेना है, लेकिन जो पावर में जो समान अंक वाले होंगे उनका हाईएस्ट पावर, तो 2 पावर 3 5 इंटू 7।
मौसम में क्या है, कॉमन को लेना है, लोएस्ट पावर। देखिए यहाँ कॉमन में क्या था, 2 था और 5 भी कॉमन में था, तो 2 पावर 2 लिया और 5 लिया, 5 का सिंगल पावर है, तो 2 4 और 5 20। तो इसका मौसा है 20 और लौसा क्या है 280। यहाँ पे एक सूत्र होता है कि ये जो लौसा और मौसा होते हैं इनका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए 140 गुणे 40 और 280 गुणे 20 दोनों बराबर है, तो ये लौसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल और लौसा गुणे मौसा केवल 2 संख्याओं के लिए होता है। अगर 3-4 संख्याओं का निकालना होगा लौसा मौसा तो ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यूज भी है, जैसे मान लीजिए कभी संख्याओं का लौसा देता है, मौसा पूछ देता है, तो संख्याओं का गुणा करके लौसा से भाग दे दीजिए। अगर मौसा दिया है तो संख्याओं का गुणा करके मौसा से भाग दे दीजिए, आपको लौसा ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई जब आप सूत्र भूल जाते हैं तो आप सीधा सीधा इस नियम से लौसा और मौसा ज्ञात कर लीजिए, आपका ज्ञात हो जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट गुणनखंड, दूसरा है लौसा और मौसा। उसके बाद इसमें एक और सवाल है, जैसे कुछ अंक दिए हैं, जैसे 4 टू पावर n, 6 टू पावर n या 12 टू पावर n, इनमें ये पूछा जाता है कि n के किसी भी मान के लिए क्या ये 0 पे समाप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए इसको देखना है आपको, 4 को 6 को 12 को गुणनखंड करिएगा तो इसमें देखिए 2 इंटू 2, 6 में होगा 2 इंटू 3, यहां होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें केवल 2 और 3 आ रहे हैं, तो यह 0 पे समाप्त नहीं होगा। अगर कोई संख्या है जिसका गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, तब वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। तो इसको लिखना अगर हो तो जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 लिख देंगे, चूंकि इसमें 5 नहीं है इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसमें 2 और 3 है, 5 नहीं है इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ 2 और 3 है, 5 नहीं है इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। और किसी गुणनखंड में 5 आ गया, 2 नहीं है, तो भी वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। एक तो सवाल इस तरह का आपसे पूछा जाता है, एक यहाँ है। दूसरा एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया 2 गुणे 3 गुणे 5 और प्लस यहां लिख दिया 5 इंटू 4। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि क्या ये संख्याएं भाज्य हैं, तो भाज्य का मतलब ये हुआ कि वो कट जानी चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 यहां से निकालिए, तो यहाँ और 5 निकालिए, 2 इंटू 5 निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3 और प्लस 5 निकल गया, यहाँ 2 दूनी 4 ये बचा, तो 5 दूनी 10 और गुणे क्या होगा 3 2 5, देखिए 2 भागों कट गया। तो गुणनखंड के रूप में अगर कोई संख्या गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है, इसका मतलब वह भाज्य है, यह संख्या हमारी क्या है, भाज्य है। इसमें एक और सवाल देख लीजिए, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 दिया हो और यहाँ 5 दे दिया, तो इसमें देखिए 5 को कॉमन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 5 और ये 2 3 6 1 7, 7 हो गया यानी 5 इंटू 7, यानी यह भी संख्या भाज्य है। तो इस तरह का कोई सवाल दिया हो तो आप इस तरह से उसमें से कॉमन निकाल करके और उसको फिर लिख दीजिए, तो 2 गुणनखंडों के रूप में लिखी जा सकती है, तो यह संख्या वो भाज्य है, अन्यथा वो भाज्य नहीं है। एक तो इस तरह के सवाल, इतने सारे सवाल इसमें बनते हैं। दूसरा एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपसे पूछ देता है कि कर्णी में 3 या कर्णी में 2 हो या कर्णी में 5 हो, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं, जिसको आपको सिद्ध करना होता है कि यह संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन है ये, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे उल्टा सिद्ध किया जाता है, विरोधाभास जिसको कहा जाता है, तो सबसे पहले ये जो भी संख्याएं दी हैं किसी को हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम इसको मान लिए कर्णी में 3 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो कर्णी में 3 इज इक्वल टू पी बटा क्यू। ध्यान रखिएगा, कर्णी में 3 इज इक्वल टू पी बटा क्यू, क्योंकि पी बटा क्यू परिमेय संख्या होती है, तो उसमें पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू अभाज्य पूर्णांक होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, पी और क्यू अभाज्य गुणनखंड है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया, उसके बाद इसको क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो देखिए 3 हो जाएगा और पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, गुणा करेंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस तरह से चीजें मिलेंगी आपको। अब देखिए 3 का गुणा क्यू स्क्वायर में है, तो 3 का गुणा क्यू स्क्वायर में, इसका मतलब पी स्क्वायर भाज्य है, तो पी स्क्वायर है तो पी भाज्य हो गया, तो पी तो भाज्य हो गया यहाँ पे। अब दूसरा देखिए, यहां आपने पी को भाज्य कर लिया, तो पी को जब भाज्य कर लिया तो पी को मानिए 3r, तो अब जब इसको वर्ग करेंगे तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये क्यू स्क्वायर स्क्वायर 3r स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्यू भाज्य हो गया। तो यहाँ p भाज्य है और यहाँ पे q भाज्य है, तो p और q क्या हो गए, भाज्य हो गए। भाज्य हो गए इसका मतलब आपने क्या माना था, अभाज्य, इसलिए जो हमने माना था वही गलत है। इसलिए संख्या क्या है, परिमेय न है बल्कि क्या है, अपरिमेय। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर इसमें से कोई भी अंक आपको दिया है तो उसको मानिए कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो p बटा q के रूप में लिखिए, फिर वर्ग करिए, वर्ग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और जिस अल्फाबेट में अंक का गुणा हो उसके बगल वाली संख्या भाज्य हो जाएगी। और फिर दूसरा जो यह अंक है उतने के बराबर दूसरा एक अल्फाबेट ले आइए, फिर उसका मान रखिए, अब दूसरी वाली संख्या होगी वो भाज्य हो जाएगी। इस तरह से ये संख्या जो हम माने थे वो विरोधाभास में चली जाएगी और यह हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय न होके अपरिमेय हो जाएगी। दूसरा इसमें एक और आसान सवाल ये अपरिमेय और परिमेय का ही होता है। जैसे यहां मान लीजिए पूछ दे आपसे 5 प्लस √2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो ये बहुत आसान है। इसी तरह से विरोधाभास माना जाता है। 5 प्लस √2 को मान लीजिए p बटा q। अब इसमें देखिए ये 5 आपका परिमेय है और ये तो √2 अपरिमेय है, इस 5 को उधर ले जाइए, तो √2 इक्वल टू p बाई q माइनस 5 हर बराबर कर दीजिए, p माइनस 5q बटा q, यहाँ √2 हो गया आपका। अब आपको करना ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, p माइनस 5q बटा q क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत। इस तरह से ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो इतने तरह के सवाल हमारे लेसन 1 के अंदर आते हैं, जिसमें गुणनखंड करना, फिर से ध्यान से सुनिए, गुणनखंड करना, उसके बाद गुणनखंड से लौसम मौसक ज्ञात करना, फिर लौसम और मौसक का जो गुणनफल होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और उसके बाद संख्या अंक दे करके परिमेय संख्या सिद्ध करना, नहीं तो यहाँ पे योग और अंतर में भी रहता है उसको परिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो ये सब इसकी लॉजिक होती है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी एक नंबर के भी सवाल आए तो आप इसको कर लेंगे। दूसरा यह है कि वार्तिक प्रश्न भी बनता है। वार्तिक प्रश्न ये बनता है कि जैसे घड़ी वाला भी किताब में दिया है कि एक 12 घंटे के बाद बजती है, एक 16 घंटे के बाद है, तो कितनी देर बाद बजेगी फिर से दोबारा। तो इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है, लौसक ज्ञात किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कम से कम कितनी बार कितने देर के बाद बजेगी तो लौसक, और उसमें कहता है कि ये संख्याएं कितने से अधिक बड़ी संख्या से कितने से कट सकती हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, मौसक हो जाता है। तो इतना चीज अगर आप याद रखेंगे तो बोर्ड में आपका 4 से 5 नंबर का सवाल फिक्स हो जाएगा। और बहुत ही आसान टॉपिक है, गुणनखंड करना है, लौसम मौसक याद करना है, परिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, और उसके बाद ये जो अंक है 4 पावर n 6 पावर n 12 पावर n कोई भी हो सकता है, तो ये जो अंक दिए रहेंगे इसका गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए तो ये अंक किसी भी मान के लिए 0 पे समाप्त हो सकता है, अन्यथा वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसको रिवाइज करिए और बेस्ट ऑफ लक।